हेलो नमस्कार। जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2। पिछली क्लास के अंदर साथियों अपन ने प्रतिस्थापन विधि को भी समझा था और इसके साथ साथ अपन ने प्रतिस्थापन विधि पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया था। साथियों, उसी सीरीज के अंदर उसी कड़ी में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे उस पर और बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रतिस्थापन विधि पर और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुने। अभी जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं वो वैरायटी है हमारे पास, जहां पर एक भाषा दे रखी होती है, जहां एक समस्या दे रखी होती है, एक लैंग्वेज होती है, उसको पढ़ना होता है, उसको समझना होता है कि किसके साथ क्या संबंध दे रखा होता है और फिर हमें यहाँ पर कुछ मान करके वहां पर समीकरणें प्राप्त करनी होती है। समीकरणें प्राप्त करने के बाद हम वहां पर फिर प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं और हम x और y जो मानते हैं उनका हल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपना काम चलता है, उसको अपन ऐसे करते हैं। आगे बात सुनना। तो वैसे आज कुछ और क्वेश्चनों को अपन करने वाले हैं, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों देखना क्वेश्चन कैसा है, आप स्क्रीन के ऊपर देखना, मैं भी क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है साथियों कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए देना पड़ता है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा भाई साहब 155 रुपए देना पड़ता है। अच्छी बात है। आपको पूछ रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, ये पता कीजिए। तो भाई यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है भाई, ये टेम्पो वाला है, वो क्या करता है भाई, दो तरह से पैसा लेना चाह रहा है। कितने तरह से पैसा लेना चाह रहा है? दो तरह से। एक तो वो कहता है कि आपको फिक्स इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा टेम्पो में बैठ गए तो। भाई जैसे मान लो कि 100 रुपए उसके फिक्स हो गए कि 100 रुपए तो आप बैठ गए तो देने। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तो अब किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा और लूंगा, 1 किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए। तो मान लो कोई व्यक्ति उससे अगर 50 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 10 रुपए किलोमीटर के मतलब 50 किलोमीटर के 17 रुपया 500 रुपए हो गए। यानी एक तो ये 500 रुपए देने, एक 100 रुपए उसके फिक्स थे भाई, बैठे थे उसका 100 रुपए, यानी 500 100 कितने रुपए, 600 रुपए। यानी भाड़े की वसूली भाई साहब यहाँ दो तरीके से की जा रही है। एक तो आपको फिक्स है नियत भाड़ा देना पड़ेगा, एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति जाता है उस टेम्पो वाले के पास और कितनी यात्रा करता है भाई साहब, 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। 10 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है, उसको 105 रुपए क्या कर देता, दे देता है। यानी इसने जो 10 किलोमीटर की यात्रा करी है उसमें इसका पैसा दो तरह से वसूला गया। एक तो भाई साहब नियत और एक आपका प्रति किलोमीटर भी पैसा ले रहा था और नियत भी पैसा ले रहा है कि नियत भाड़ा इतना है। देखो मानना पड़ेगा कि नियत इतना है, प्रति किलोमीटर इतना है। तो देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ, अपन क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा कर रहे हैं और मैं मान लेता हूँ भाई साहब, देखिए कि माना नियत भाड़ा, माना, अच्छा मान रहे हैं तो माना लिखना पड़ेगा, माना नियत भाड़ा कितना है, x रुपए है। नियत भाड़ा यानी इतना तो उसका फिक्स रेट है, इतना तो उसको देना पड़ेगा। अब देखो प्रति किलोमीटर, एक वो किलोमीटर के हिसाब से ले रहा है, तथा मैंने मान लिया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, तो प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है भाई साहब वो y रुपए है। कितना है, तो वो है y रुपए। यानी अब मेरी बात सुनो, इस व्यक्ति ने 10 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक तो फिक्स किराया दिया होगा x रुपए जो ले रहा है। एक्स कुछ भी हो सकता है, मान लो उसकी रेट फिक्स 100 रुपए हो, 50 रुपए, 20 रुपए, जो भी फिक्स रेट है वो यहाँ पर आएगी। मान लिया मैंने कि एक्स रुपए तो उसने किसके दिए, फिक्स रेट के दिए। फिर वो प्रति किलोमीटर कितना रुपए दे रहा है, वाई रुपए दे रहा है। और ये व्यक्ति कितना किलोमीटर चलता है, तो ये व्यक्ति भाई साहब यहाँ पर 10 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर के वाई तो 10 किलोमीटर के कितना होगा, तो 10 वाई हो जाएगा। और बराबर कितने रुपए देता है, 105। यानी सुनो, 10 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो पैसे वसूले, एक तो फिक्स प्लस प्रति किलोमीटर के अकॉर्डिंग बराबर 105 रुपए या वसूले गए। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं स्क्रीन प्रॉपर चल रही है। ओके, तो इस प्रकार वो भाड़े की वसूली करता है। यहां पर देखो, तो देखो बात ही बात में हमें समीकरण भी मिल चुकी है, ये पहली समीकरण आ गई है। प्यारे छात्रों ध्यान दें, x प्लस 10y बराबर 105, यही तो एक समीकरण है। आपके तो समीकरण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, हम कैसे क्या माने। देखो समीकरण तो हमने बातों बातों के अंदर प्राप्त कर ली। आ रही ना बात सुने, मेन मुद्दे को समझो, हो क्या रहा है सवाल के अंदर। एक बार में समझ नहीं आ रहा सवाल, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार उस क्वेश्चन को पढ़ो और उसका मीनिंग निकालो कि इसमें हो क्या रहा है। ऐसे सुनो, ये तो पहली स्थिति है। अब उसके नहीं जची और वो 15 किलोमीटर की यात्रा और करता है उस टेम्पो वाले से, तो देखना अगली बार वापस वो 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक तो उसको x रुपया जो भी फिक्स होगा जो देना पड़ेगा, एक प्रति किलोमीटर का कितना रुपया ले रहा है वो y, 15 किलोमीटर का कितना लेगा, 15 y लेगा और 155 रुपए देकर का था। समीकरण 1 भी आ गई, समीकरण 2 भी आ गई। बताओ कहां समीकरण प्राप्त करना मुश्किल है? मुश्किल है क्या? नहीं है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उसको आत्मसात करना है, अपने ऊपर उतारना है कि वास्तव में ऐसा ऐसा हो रहा है, इस तरह से अपने को मानना पड़ेगा, तब अपना काम हो जाएगा। बड़ी रटने वाली चीजें नहीं है। देखो आप रटने बैठ जाओगे कि ऐसा एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया,
अब वहां जाके फिर कंफ्यूज हो जाओगे किसको एक्स मानना किसको वाई मानना, या फिर उल्टा सुल्टा मान लिया तो फिर लफड़ा पड़ जाएगा। एकदम समझो आराम से मुद्दे को, फिर बात अपन इसको अपने दिमाग में उतारो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर नियत भाड़ा भी x मान लिया है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी कितना मान लिया है, y रुपए यहाँ पर मान लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर पहली स्थिति की बात करते हैं, स्थिति नंबर फर्स्ट स्थिति की बात कर लेता हूँ साथियों। फर्स्ट स्थिति के अंदर 10 किलोमीटर की यात्रा होती है। कितनी यात्रा होती है? 10 किलोमीटर की यात्रा होती है। अब मेरी बात को सुनना, 10 किलोमीटर की यात्रा होती है तो 10 किलोमीटर यात्रा के लिए x रुपया तो उसको नियत देना पड़ता है, और प्रति किलोमीटर के अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर का 10 वाई होगा। भाई 1 किलोमीटर का प्रति किलोमीटर का मतलब समझ दो, 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 वाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 वाई। और देखो नियत और प्रति किलोमीटर दोनों भाड़े मिलकर के कितने हो रहे हैं? 105 रुपए हो रहे हैं। दिस इज समीकरण नंबर 1। दिस इज समीकरण नंबर 1, यानी ये हमें समीकरण 1 मिल गई। इस मामले को हटाओ, ये समझने वाली बात थी, ऐसा आपको कहीं करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको अपन यहां से मिटाते हैं। अब देखो दूसरी स्थिति की बात करते हैं, सेकंड स्थिति ले लेते हैं भाई साहब। सेकंड स्थिति में उसके क्या जची कि वो 15 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। 15 किलोमीटर की यात्रा, लगता है यात्रा पौसारी दिखे उसके, तभी तो 10 से 15 पा गया वो। ठीक है, अपने क्या काम, इधर देखो, ये 15 किलोमीटर की यात्रा करता है, लेकिन हमने 10 लिख दिया, वहां पर 15 करना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर की यात्रा भाई साहब 2 टुकड़ों में जाएगी, क्योंकि पैसा तो 2 हिसाब से जाएगा। एक तो उसको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, और ये 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर का वाई रुपया है तो 15 किलोमीटर का 15 वाई हो जाएगा। और दोनों का रुपया मिला करके, नियत और ये मिला करके वो 155 रुपए दे देता है। धीरे से समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। बताओ मामला समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है। यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ी आसानी से हमें समीकरण प्राप्त हो गई है। ये एक्स्ट्रा मटेरियल इसको यहां से रिमूव कर देते हैं। अब प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, ये जो 2 समीकरणें मिली है, इन समीकरणों को सह सम्मान क्या करना है, स्वीकार करना है। और अब हमें प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पर अप्लाई करना है। प्रतिस्थापन विधि कहती है कि समीकरण 1 से x का मान निकालिए और उसको समीकरण 2 में पटक दो, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से पूछते हैं कि भाई तू x का मान दे देगी क्या? ये रही समीकरण 1। तो समीकरण 1 से बात करते हैं प्यारे साथियों। समीकरण 1 से यहां से मुझे x चाहिए, तो x चाहिए तो ये कहती है कि आप इसको उधर भेज दो, ठीक है। 105 पहले उधर पड़ा हुआ है, और ये 10 वाई उधर जाएगा तो माइनस का 10 वाई हो जाएगा। और जैसे ही हमें यहाँ पर जो समीकरण मिलती है, उसको बिना सोचे समझे आंखें बंद करके समीकरण नंबर 3 दे देना है। बात को समझे, समीकरण 1 से हमें जो x का मान मिलता है या फिर चाहे y का मान मिलता है, उसको आपको समीकरण क्या देना है प्यारे साथियों? 3 देना है। और यहाँ जो आपको x का मान मिला हो या फिर y का मान मिला हो, उसको समीकरण 2 के अंदर क्या करना है? पुटिंग, यानी रखना पड़ेगा। तो इस x के मान को समीकरण 2 में, ये जो आपको x दिख रहा ना, इस x की जगह मुझे ये दिखना चाहिए, तो ही मेरा काम बनेगा। तो मैं काम करता हूं समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर इसको समीकरण 2 में रख देते हैं प्यारे साथियों। तो इसको समीकरण 2 में रखोगे तो पहले जगह बच रही क्या नीचे? हाँ थोड़ी बहुत है, चलो काम चलाते हैं। इधर देखना, इस x की जगह मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 105 माइनस 10 y प्लस 15 y ऐसा का ऐसा, डोंट डिस्टर्ब दिस एंड बराबर 155। बताओ मामला समझा है कि नहीं आया? इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया? ये लिख दिया 15 y ऐसा का ऐसा, 155 ऐसा का ऐसा, डोंट डिस्टर्ब, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब समझिएगा, y का y के साथ जोड़ बाकी हो सकती है, तो अपन यहां से आराम से कर सकते हैं। ये देखो 15, y को छोड़ो, 15 और माइनस 10, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5, तो 5 वाई बचेगा, क्योंकि उसकी जाति क्या चल रही है? वाई चल रही है। देखो 15 रुपए में से 10 रुपए जाते हैं तो क्या बचते हैं? 5 रुपए बचते हैं, क्योंकि उसकी जाति क्या थी? रुपए थी। लेकिन यहाँ 15 की जाति वाई है और 10 की जाति भी वाई है, तो 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेंगे, उनकी जाति नहीं बदलेगी। ना तो जुड़ने से जाति बदलती, ना ही घटाने से जाति बदलती है। यानी उसके साथ x चल रहा तो x आएगा, y चल रहा तो y आएगा। तो सिंपल सी बात हमने सीखा कि 15y माइनस 10y करेंगे तो 5y बचेगा। ओके सर, मैंने यहाँ पर लिख दिया था 5y, ये 5y हो गया, इसका मामला खत्म हो गया। ये 105 हमें यहाँ तकलीफ दे रहा तो इसको उधर भेजो। तो यहाँ पर देखिए 155 ऑलरेडी आराम से बैठा हुआ था, उसमें से 105 को अपन ने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 155 में से 105 घटाएंगे तो हमें 50 मिलेगा। इसका मतलब भाई साहब 5y बराबर हमें मिल गया 50। फिर भी हमारा जीव नहीं मान रहा है कि हमें तो y चाहिए, तो इसको भी भेजना पड़ेगा। ये 5 इसके साथ भाई साहब गुणा में तो उधर भाग में जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 50/5। और कटिंग वटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करना आती नहीं आती? आनी चाहिए, ठीक है।
हाँ, तो 5 का भाग 50 में तो बेटा जी 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी y का मान हमें कितना मिला? 10 मिल गया। ये जो y का मान मिला है प्यारे साथियों, इस y के मान को बिना सोचे समझे, ये जो आपके पास समीकरण 3 है ना, क्योंकि समीकरण 3 में जैसे ही y का मान लिखेंगे हमें किसका मान मिल रहा है? x का मिल रहा है। तो इस समीकरण 3 को यूज करना है और y का जो मान मिला है बेटा उसको समीकरण 3 में रखना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सुंदर से अक्षरों में कि y का मान समीकरण 3 में पुट करने पर, यानी रखने पर, हिंदी भाषा वाले रखने पर, ठीक है, अंग्रेजी भाषा वाले कहते हैं पुट करेंगे और हिंदी भाषा वाले कहते हैं रखते हैं। तो अपने हिसाब से देख लो आप। तो यहाँ पर देखिए x बराबर, ध्यान से देखना, ये 105 ऐसा का ऐसा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये 10 ऐसा का ऐसा, और y की जगह कितना आएगा बेटा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्योंकि y का मान अभी हाल ही में अपन ने निकाला, कितना था? 10 था। x में से 105 ऐसा कैसा लिख दो, 10 इंटू 10 100 होता होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। 105 में से 10 घटाएंगे तो, सॉरी 105 में से 100 घटाएंगे तो हमें x का मान कितना मिलेगा? 5। अब मेरी बात को समझना, यानी आपको x का मान भी मिल गया, आपको y का मान भी मिल गया, आपको नियत भाड़ा भी पता चल गया है, आपको प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी पता चल गया है। दो चीजें निकालनी थी, निकाल ली। इसके बाद भी कुछ और पूछना चाह रहा है साथियों। वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर वो व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करता है तो बताओ वो कितने पैसे देगा। सुनो, 25 किलोमीटर की यात्रा का काम कर लेते हैं, कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो बात करते हैं बेटा 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए। किसके लिए? 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए भाड़ा, यात्रा के लिए भाड़ा, यानी 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना पैसा लागी, ये अपने को पता करना है। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हमें पता है कि 25 किलोमीटर की यात्रा दो टुकड़ों में टूटेगी, एक तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा और एक 25 इंटू वाई भाड़ा देना पड़ेगा। ये 25 इंटू वाई कहां से आया? हमें पता है कि 1 किलोमीटर का वाई रुपए ले रहा, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई लेगा, और ये फिक्स भाड़ा तो वो किसी से नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ये तो वो लेकर के रहेगा, ठीक है। तो x प्लस 25 वाई, ठीक है। तो यहां पर देखिए x का मान कितना मिला? अभी अपन को 5 मिला है। 25 ऐसा कैसा, y का मान कितना मिला है? तो हमें 10 मिला है। 25 को 10 से गुणा करो, कितना आएगा? तो 250 आएगा। 250 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 255 रुपए, यानी RS, ये इतने रुपए हमारे लगेंगे। आगे बात समझ। तो ये था मामला। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी अपन आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को अपन और अच्छे वे में करने का प्रयास करेंगे। इसको आप अच्छे से अच्छे व्यवस्थित रूप से अपने नोटबुक के अंदर उतार लो। देखिए ईमानदारी से पढ़ो ना आप, तो आपको कहीं कुछ और भटकने की जरूरत नहीं है। सारा मैटर यहाँ पर आपको बहुत ही वेल प्रॉपर वे में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ईमानदारी से पढ़ना है, चीजों को यहाँ से क्लास में नोट करना है। ऐसा नहीं है कि मूवी के जैसे उसको चला जा, देखते जा रहे ठीक है ठीक है समझ। हाँ, हो सकता है कि उस समय आपको समझ में आ जाए, लेकिन वो लंबे समय तक स्थायी नहीं रहेगा। जितना हाथ से लिखते हैं ना बेटा, उतना ही ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि अपना नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपना दिमाग कुछ और कहता है और हाथ कुछ और कहता है, और हाथ का लिखा हुआ सही हो जाता है और दिमाग का क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि वो बेटा उसकी प्रैक्टिस है। क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कभी भी आपके मतलब यूं खराब नहीं होगी, प्रैक्टिस हमेशा इंप्रूव लेकर के आएगी। तो हाथ की इतनी प्रैक्टिस कर लो ना बेटा कि दिमाग तो चलना बंद कर दे, लेकिन हाथ ऑटोमेटिक उसको क्या करे? करता रहे। आरी बात सुनने, इतने प्रैक्टिस करो, इतनी रफ कॉपियां पढ़ो ताकि बढ़ दो रफ कॉपी की। आरी बात सुनने, इतनी प्रैक्टिस करो। कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ रहे हो ना, तो बार बार उसको लिखो, लिख लिख करके याद करो, वही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी मैथ्स तो यही कहती है आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको देखने से कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको सामाजिक की तरह मत पढ़ लेना कि क्वेश्चन को ऐसा लिखा हुआ बांच लिया, हाँ ये किया, हाँ ये किया, हाँ ये किया, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको कॉपी बंद कर करके खुद को क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर करने का प्रयास करना है, तब जाकर के आप एग्जाम हॉल के अंदर कॉपी में कुछ लिख पाओगे। बाकी अगर ऐसे पढ़ करके जाओगे लाइनों को, तो वहां जाकर के बैठोगे और पत्ता साफ, कुछ नहीं आएगा। आगे बस में तो क्या कैसे पढ़ना है आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। बाकी प्रैक्टिस खूब करें, मजा आएगा। यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत आसान कर दूंगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रखूंगा, ठीक है। आप इसको नोट करो। तो बढ़ते हैं अपन आगे और इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर देखिए कोई भिन्न है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न कुछ इस प्रकार से होती है, यानी अगर बात करें नॉर्मली x बटा वाई, यानी ये इस तरह से कोई भिन्न होती है। इसमें ऊपर जो संख्या लिखी होती है वो अंश होती है और नीचे कौन होता है बेटा, हर होता है। यानी ये जो आपका होता है ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ठीक है, इस तरह से कोई भिन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी उसके अंश में भी 2 जोड़ना है और उसके हर में भी 2 जोड़ना है। मान लेते हैं कि कोई भिन्न ऐसी है और उसमें मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2-2 जोड़ लिया। जब 2-2 जोड़ लिया जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यानी जब अंश में भी 2 जोड़ेंगे, हर में भी जो 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9/11 मिलेगा। फिर वो कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, जैसे भिन्न में मान लेता हूं कि x बटा वाई है और उसमें अब की बार क्या कर रहा हूं मैं, 3 जोड़ लेता हूं, तो जो भिन्न मिलती है वो मुझे मिलती है 5/6 मिल जाती है। तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है भाई साहब, इधर देखिए कि कोई भिन्न है जिसमें पहले आप अंश और हर में 2 जोड़ोगे तो वो 9/11 हो जाएगी, फिर आप दूसरी स्थिति में 3 जोड़ोगे तो वो 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न पता करनी है, इसका मतलब मुझे अंश भी मानना पड़ेगा और मुझे हर भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अपन कर रहे हैं, इसका कौन सा क्वेश्चन है, ये शायद 5th क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन, इसका 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर देखना, मैं मान लेता हूँ कि माना भिन्न का अंश x है, माना भिन्न है कोई, उसका भिन्न का अंश जो है, भिन्न का अंश कितना है, तो अंश मैंने मान लिया x है, तथा मैं मान लेता हूं तथा भिन्न का हर कितना है, तो भिन्न का हर जो मैंने मान लिया वो मैंने मान लिया यहाँ पर देखिए y, यानी अंश मेरे पास x है, हर मेरे पास y है। तो अभिष्ट भिन्न यानी जो भिन्न बनने वाली है वो क्या बनेगी, तो अभिष्ट जो भिन्न बनेगी आपके पास वो भिन्न बनेगी कुछ इस प्रकार से, x बटा y। इस बात को समझे कि मेरे को यहाँ भिन्न पता करनी है, तो मैंने भिन्न में अंश भी मान लिया है, उसका हर भी मान लिया, तो भिन्न बनी मेरे पास x बटा वाई। यानी इसमें मुझे x और y का मान पता करना है। x और y पता चलेगा तो मान ले x 2 आया और y 3 आया, तो 2/3 आपकी क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। तो समझे। अब बात करते हैं फर्स्ट स्थिति में। अब प्रश्नानुसार अपन बात करेंगे, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है उसके अनुसार अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट स्थिति की बात करते हैं, और फर्स्ट स्थिति में क्या करते हैं अपन, सुनना। इस स्थिति में अंश व हर में क्या जोड़ रहे हैं बेटा, 2 जोड़ रहे हैं। 2 जोड़ने पर, कितने जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर अंश और हर में 2 जोड़ेंगे। देखो अंश कितना x, उसमें भी 2 जोड़ दिया, हर कितना y, उसमें भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो भिन्न हमारे पास हो जाती है 9/11। तो मेरी बात को सुनो, थोड़ा सा यहाँ सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ देखो ये 11 इससे गुणा होगा, ये पूरा इससे गुणा होगा, इसको अपन शायद वज्र गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं, वज्र गुणा करने पर, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। पहले 11 को इससे गुणा करो तो 11 इंटू एक्स कितना होगा, 11x, 11 इंटू 2 कितना होगा, तो 11 इंटू 2 22 होता है। y को 9 से गुणा करो तो 9y होगा, और 2 को 9 से गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इसको इधर कर लो, 22 को उधर भेज दो, तो 11x ऐसा कैसा, 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y हो जाएगा। इस 22 को उधर भेज दो तो 18 माइनस 22 हो जाएगा। 18 में से 22 घटा लो तो आपके माइनस का 4 आ जाएगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा तो माइनस में आता है। 11x माइनस 9y और बराबर में आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 4। ये कितना आ गया प्यारे साथियों, तो आपके पास आ गया है माइनस का 4, सॉरी क्या, माइनस का 4। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 1। ये आ गई समीकरण नंबर 1। यानी पहली स्थिति के अकॉर्डिंग अपन ने एक समीकरण प्राप्त कर ली है। इससे अपन नीचे नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड स्थिति की बात करते हैं। सेकंड स्थिति, अब हमारे से वो क्या करवाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आप अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो। तो बात करते हैं अंश व हर में 3 जोड़ने पर, अंश व हर में 3 जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, तो अंश और हर में 3 जोड़ते बेटा, ध्यान से सुनना। यहाँ पर भिन्न थी आपके x, उसमें भी 3 जोड़ा, फिर भिन्न नीचे था हर, उसमें भी 3 जोड़ा, तो हमें 5/6 भिन्न मिलती है। कितनी मिलती है, 5/6 भिन्न मिल जाती है। अब देखो थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ये y+3 लिखा हुआ, ध्यान रखना थोड़ा, है ना। तो 5/6 मिलती है। अब सुनना, अब मैं ऊपर कर दूंगा गुणा, 6 को x से गुणा करो, कितना होगा, 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा आपके पास 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x। 6 को 3 से गुणा करो, देखो दोनों से होगा, 1 से भी होगा 3 से भी होगा, 6 तेरी 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y को 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, तो उधर मिलेगा 5y मिलेगा, और 5 और 3 गुणा होगा तो 5 तेरी 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15।
इसको इधर लो y को, 6x माइनस 5y, 18 को उधर भेजो तो 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। दिस इज समीकरण नंबर 2 आ गई है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। अब तो हमें क्या करना है, तो प्रतिस्थापन विधि। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 ये रही, तो समीकरण 1 से अपन x का मान निकाल लेते, देखना समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का है प्यारे साथियों, सुनो ये रही। अब मुझे चाहिए यहाँ से x का मान, ध्यान से देखना x बराबर क्या आएगा। उधर पहले चल रहा है आपके पास माइनस का 4, ये 9y उधर जाएगा तो माइनस का 4 पहले ही पड़ा है, ये माइनस का 9y उधर गया तो प्लस का 9y होगा, और ये 11 इधर यहाँ पर क्या था गुणा में, तो उधर भाग में चला जाएगा। और ये हमें समीकरण कौन सी मिल गई है, तो समीकरण नंबर 3 मिल चुकी है। ये जो x का मान मिला है, इस x के मान को समीकरण 2 में जो आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह रखेंगे। ये x और ये x, देखो ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 में रखोगे, सुनना क्या होता है, ये 6 ऐसा का ऐसा, इस x की जगह ये पूरा जाएगा, -4 प्लस 9y बटा 11, ठीक है। फिर -5y ऐसा का ऐसा, -5y बराबर -3 भी ऐसा का ऐसा। गुणा करो, 6 चौक 24, माइनस का 24 हो जाएगा, और 6 इंटू 9 करेंगे तो 54 प्लस का 54 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, 54y, और -5y, देखो इनके बटा में क्या चल रहा था, तो 11 चल रहा था। ये 11 उसके बटा में मत लिखना, ये यहां तक सीमित है, उस वो ऐसा का ऐसा बराबर -3। अब सुनना और समझना, माइनस का 24 ऐसा का ऐसा, प्लस का 54y ऐसा का ऐसा, ये 11 गुणा होगा 5 से, 11 पंजे 55y हो जाएगा, 55y। अब ये 11 सबके बटा में आएगा, और सबके बटा वाला 11 उधर जाके 3 से गुणा होगा, तो 11 3 33 यानी माइनस का 33 हो जाएगा। अब सुनो, ये तो है 55y, ये है 54y, तो ये हो जाएगा, सुनना, माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि 55 माइनस का बड़ा है और 54 छोटा है, तो माइनस का y, इस 24 को उधर ले जाके पटको, तो ये आ जाएगा 33 प्लस 24, लेकिन माइनस का 33, यहाँ देखिए ये माइनस का y हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 6, तो ये 9, माइनस का 9 मिलेगा, y से y कटेगा, तो हमें y का मान मिल गया है 9। y का मान समीकरण 3 में रखेंगे साथियों, ध्यान देना, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर जैसे हम 3 में रखेंगे तो x बराबर, सुनना, माइनस का 4 प्लस 9, और y की जगह कितना आएगा, 9 बटा 11, तो x बराबर आ जाएगा -4, 9 इंटू 9 आएगा आपके 81 बटेवा 11, तो x बराबर आ जाएगा, ये देखो 81 में से 4 कटाएंगे तो 77 बटेवा 11, 11 का भाग 77 में 7 बार जाता है, तो x का मान कितना मिला, 7 मिला, यानी x का मान 7 मिला है और y का मान 9 मिला है, तो हमारे को अंश कितना मिल गया, इसका मतलब हमें अंश कितना मिला है, अंश यानी x था वो तो मिला है 7, और हर यानी जो y था वो मिला है हमें 9। तो बताओ भिन्न क्या होगी, हमें भिन्न पता करनी थी, तो भिन्न हो जाएगी बेटा 7 बटेवा 9, 7 बटा 9। देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा था, 2 जोड़ने पर 9 बटा 11, देख लो ना, 7 में 2 जोड़ो तो कितना होगा 9, और 9 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 11, यानी अपन ने सही भिन्न प्राप्त कर ली है। आगे बात सुनने, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है 5वां, इसको आप अच्छे से नोट करो। फिर अपन इसका क्वेश्चन नंबर 6 है उसको भी यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सुनिएगा और समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एज वाला, उम्र वाला, आयु वाला। इस क्वेश्चन से बड़े घबराते हैं बच्चे कि सर आयु वाला क्वेश्चन तो बड़ा गड़बड़ होता है, समझ में नहीं आता कब अब 5 वर्ष आगे ले जाता है, कब 6 वर्ष पीछे ले जाता है, कब किसको कितना गुणा कर देता, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ईमानदारी के साथ इस क्लास को देख लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना, कोई डाउट नहीं रखूंगा। सबसे पहले देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं, जब भी ये बोलता ना कि 5 साल बाद इतनी उम्र हो जाएगी, 5 साल पहले इतनी थी, तो आपको मेरी बात सुनो, पहले वर्तमान आयु पता होना बहुत जरूरी है। जब भी उम्र वाला ऐसा क्वेश्चन आता है, आगे पीछे वाला, 5 साल आगे 5 साल पीछे वाला, तो वर्तमान आयु पता होना बहुत जरूरी है। जो भी उसके अंदर चल रहा है, चाहे वो पिता पुत्र हो या ना कोई नूरी हो, जेकेब हो, ऐसे नाम आते हैं, उनकी वर्तमान आयु पता होना जरूरी है। क्यों पता होना जरूरी है, क्योंकि अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं पूछूं कि आपकी आज से 5 साल पहले की आयु कितनी थी,
तो आप तभी बता पाओगे ना जब वर्तमान पता होगी। भाई वर्तमान में मान लेता आपकी 15 साल एज है, तो 5 साल पहले की पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 10 थी। मैं 5 साल बाद की बोलूंगा तो आप बोलोगे 20 हो जाएगी। कैसे बता रहे हो आप? क्योंकि आपको वर्तमान आयु पता है। तो इन क्वेश्चनों में हमें सबसे पहले क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु को मानना है। क्या करना है? मानना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मैं रीड करता हूँ, सुनना। 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु, जेकेब है कोई, उसकी आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 साल बाद जो जेकेब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। और 5 साल पूर्व जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि आपको वर्तमान आयु पता करनी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं तीसरे का, अपन कर रहे हैं 6th क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले मान लेता हूं कि माना जेकब की वर्तमान आयु, माना जेकब की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, और वो मैंने मान ली है बेटा कितनी है, वो मान ली x वर्ष। कितनी है? x वर्ष है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली बेटा मैंने? पुत्र की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु, और वो मैंने मान ली है बेटा y वर्ष। कितनी है? y वर्ष। ठीक है, यानी जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है बेटा? y वर्ष है। अब क्वेश्चन को समझते हैं और सबसे पहला केस लेते हैं, है ना। फर्स्ट स्थिति की बात करते हैं, सुनना। फर्स्ट स्थिति के अंदर वो 5 वर्ष क्या कर रहा है? 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? 5 वर्ष बाद। तो पहली स्थिति है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब मुझे बताओ, अगर जेकब की वर्तमान में आयु x है तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो x प्लस 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं 5 साल बाद जो जेकब की आयु होगी, तो बात करते हैं जेकब की आयु कितनी होगी? तो जेकब की आयु हो जाएगी बेटा, ध्यान से सुनना, और वो होगी x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। ये क्यों किया समझे ना, क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? 5 साल बाद। तो जेकब की आयु होगी x प्लस 5। अगर जेकब 5 साल बाद 5 वर्ष बड़ा हुआ तो उसका पुत्र भी 5 साल बाद 5 वर्ष बड़ा होगा, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना, तो पुत्र की जो आयु होगी, पुत्र की आयु हमारे पास हो जाएगी बेटा y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। यानी हमें यहाँ पर 5 साल बाद उन दोनों की आयु प्राप्त हो गई है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रश्न में क्या बोला गया है, यही कंफ्यूजन होता है। प्रश्न कह रहा है कि 5 साल बाद, तो हम सबसे पहले 5 साल बाद पे गए कि 5 साल बाद इन पिता पुत्र की आयु होगी क्या? तो जेकब की आयु होगी x प्लस 5, उसके पुत्र की होगी y प्लस 5। लेकिन ये बोल रहा है कि 5 साल बाद जो जेकब की आयु है वो पुत्र की 3 गुनी है, यानी मुझे पुत्र को 3 से गुणा करना पड़ेगा तब वो उसके पिता के बराबर होगा जेकब। कभी यहाँ पर ऐसा थोड़ी करेंगे कि इसके जेकब की मतलब पिता की आयु को 3 गुना कर दे और फिर पुत्र की आयु के बराबर लिखे, यानी पुत्र कभी भी पिता का 3 गुना नहीं हो सकता है, पिता ही पुत्र का 3 गुना होगा। आ रही बात समझ में? इसका मतलब यहाँ पर बात करते हैं प्रश्नानुसार। ये तो मैंने बात कर ली है 5 साल बाद की, लेकिन प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? प्रश्न की क्या भाषा है? प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि 5 साल बाद जो जेकब की आयु थी, ये जो जेकब की आयु है बेटा, वो उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी। ये लाइन समझ में आ जानी चाहिए। आगे बात समझ में, तब जाके मक्खन होगा क्वेश्चन। सुनना कि जेकब की जो आयु होगी x प्लस 5, वो उसके पुत्र की जो आयु होगी y प्लस 5, उसकी कितनी गुनी होगी? 3 गुनी होगी। ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हमें रटना नहीं है। ठीक है, x प्लस 5 ऐसा का ऐसा, 3 को y से गुणा करो 3y, 3 को 5 से गुणा करो 15 आ जाएगा, 3y को इधर भेजो x माइनस 3y, 5 को उधर भेजो 15 माइनस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाओ, फटाफट कितना आएगा? 10। ये आ गई आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई। क्या आ गई प्यारे साथियों? समीकरण नंबर 1 आ गई है। अब सुनना मेरी बात को, यानी ये आपको समीकरण 1 मिल गई है पहली स्थिति के अकॉर्डिंग। अब दूसरी स्थिति को सुनना। इस सेकंड स्थिति में क्या बोला जा रहा है, बात करते हैं सेकंड स्थिति। और सेकंड स्थिति में वो क्या कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। अब 5 साल पहले जाना है तो वर्तमान में जेकब कितने का है? x साल का। x से 5 साल पहले जाऊंगा तो x माइनस 5। उसका पुत्र कितने का? y का। तो y से भी 5 साल पहले जा रहा हूं, मैं ना पूर्व जा रहा हूं, तो y माइनस 5 करूंगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं जेकब की आयु कितनी होगी। तो प्यारे साथियों, जेकब की जो आयु होगी वो हो जाएगी 5 साल पहले जेकब की आयु हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष। x में से 5 घटाएंगे
और पुत्र की कितनी हो जाएगी, ध्यान देना, जो पुत्र की आयु होगी, उसके पुत्र की आयु होगी वो हो जाएगी बेटा y-5। कितनी हो जाएगी, y-5 वर्ष हो जाएगी। यानी जेकब की आयु भी हमें पता चल गई कि 5 साल पहले कितनी थी, उसके पुत्र की भी पता चल गई कितनी थी। लेकिन सुनो मुद्दे की बात अब आइए, अब ये बोल रहा है कि जो जेकब की आयु है 5 साल पहले, वो उसके पुत्र की 7 गुनी है। यानी इस बार हमें पुत्र की आयु को 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब वो उसके पिता की उम्र यानी जेकब की उम्र के बराबर हो पाएगा। तो अब मेरी बात को सुनना प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो यहां मैं बात कर लेता हूं प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। यानी अब जो जेकब की आयु होगी, जो x-5 यानी 5 साल पहले वाली जो आयु है जेकब की, जो है x-5, वो उसके पुत्र की यानी जो y-5 है उसकी 7 गुनी है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है ना। मेरी बात सुनना कि पुत्र की 5 साल पहले की जो आयु है उसका 7 गुना करोगे तब आप पिता यानी जेकब की आयु के बराबर हो पाओगे। तो अब कुछ नहीं रहा बेटा, अब सारा खेल खत्म हो गया है, अब गुणा कर लो। ये हो गया x-5 इजिकल टू 7 को y से गुणा किया 7 में, 7 को 5 से गुणा किया, 7 को 5 35। कोष्टक के बाद जो संख्या होती है वो कोष्टक के अंदर वाली सभी संख्याओं से गुणा होती है। 7y को इधर भेजो, x-7y, -5 को उधर भेजो तो -35 पहले है और उधर जाएगा तो ये -5 प्लस का 5 हो गया। तो x-7y बराबर हो गया -30 और ये मिल गई हमें समीकरण नंबर 2। यानी समीकरण 1 हमें मिल गई है, समीकरण 2 हमें मिल गई है। हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो बात करते हैं समीकरण 1 से। किससे बात करेंगे प्यारे साथियों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर मुझे x का मान चाहिए तो -3y उधर जाएगा तो ये 10 + 3y हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर कौन सी बोल दूंगा, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दूंगा। ये जो मुझे x का मान मिला है उसको मैं समीकरण 2 के अंदर जो x बैठा हुआ उसकी जगह लिख दूंगा। तो ध्यान देना, x का जो मान मुझे मिला है, x का मान अपन समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब क्या होता है सुनना। या आपके पास x है, x का मान आप लिखोगे 10 + 3y। पूरा फोकस बोर्ड पे रहेगा तो आपको समझ आएगा, बाकी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने x का मान कहां लिखा, ये 10 + 3y, -7y ऐसा का ऐसा बराबर -30 ऐसा का ऐसा। अब सुनना, -7y और +3y ये हो जाएगा -4y। कितना हो जाएगा, -4y। उधर आपके पास -30 और 10 उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो -4y बराबर कितना आ गया, -30 और -10 हो जाएगा प्यारे साथियों -40, माइनस से माइनस खत्म। तो y बराबर हो जाएगा 40/4। 40 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 10 बार जाता है। तो y का मान कितना मिला है, 10 मिला। इसका मतलब उसके पुत्र की वर्तमान आयु जो y थी वो हमें मिल चुकी है 10 वर्ष। y का मान जो मिला है उसको आप समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 का है आपके पास, ये अभी समीकरण 3 यहाँ मानी थी, देखो समीकरण नंबर 3। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर जैसे आप समीकरण 3 में रखोगे, सुनना ये रही समीकरण 3। तो यहां से x आपको मिलेगा 10 + 3 और y की जगह लिखूंगा मैं 10। तो x बराबर मिलेगा 10 + 3 × 10 कितना होता है, 30 होता है। तो 30 और 10 कितना होता है, 40 होता है। तो यहाँ आपको जेकब की वर्तमान आयु कितनी मिली, 40। तो फिर हम लिखेंगे आंसर में, अतः जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 10 वर्ष है। इस प्रकार जो आयु वाला क्वेश्चन होता है वो अपना पूरा एकदम सिस्टमेटिक क्या हो जाता है प्यारे साथियों, कंप्लीट हो जाता है। आशा है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ये बात तो मुझे तभी पता चलेगी जब आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये चीज लिखोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे क्लास कैसी लगी, ताकि उसे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की इच्छा होती है, ठीक है साथियों। बाकी आज की क्लास में अपन यहाँ तक देखेंगे, अगली क्लास में अपन प्रश्नावली 3.3 को स्टार्ट करेंगे और हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। साथियों विलोपन विधि हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में से एक क्वेश्चन आता है और बड़े नंबर का आता है, बड़े मार्क्स का आता है। आज ही बात सुनना तो तैयार रहे, प्रतिस्थापन विधि आपकी क्लियर होनी चाहिए। अपन ने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं, लैंग्वेज से अपने समीकरण बनाना सीख लिया है, सब कुछ अपना यहाँ पर क्लियर होता है। बाकी अपन आने वाली क्लास के अंदर और डिटेल से जानेंगे। तब तक अंत में यही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।